हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, क्या हाल है बच्चे? बेटा आप सब लोगों के लिए सीएमएसएल में आप लोग मुझे कह रहे थे कि सर जैसे आपने कंपनी लॉ के अंदर हम लोगों को वो क्विक रिवीजन की शॉर्ट्स की सीरीज दी है, ऐसा कुछ प्लीज आप हमारे लिए सीएमएसएल के लिए भी कीजिए ना। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बहुत ही क्विक सीरीज लेके आया हूं। ये पूरी सीरीज 48 मिनट्स की है और अगर आपने इसमें 30 कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए तो इसमें से आपका 20 to 25 मार्क्स का एग्जाम आएगा। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, 48 मिनट्स इज इक्वल टू 20 to 25 मार्क्स। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? आपको जब आप इसको देख रहे हैं तो आपने इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखा, उस पहले कॉन्सेप्ट में जो रेगुलेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो रेगुलेशन नंबर आपको देखनी चाहिए अपने मॉड्यूल में से, और फिर उसके बाद आपको सेकंड कॉन्सेप्ट पे मूव करना चाहिए। इसका मतलब लगातार अगर आप इसे देखोगे एक वीडियो की तरह तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस 48 मिनट्स के अंदर, मजा तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन वो रिटेन करने के लिए जब आपने पहला वाला कॉन्सेप्ट देखा, उसको जो रेगुलेशन नंबर मैं बोल रहा हूं वहां से रेफर करो, रीड करो, फिर आगे आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करो, फिर उसे पॉज करो, फिर आगे चलो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको 48 मिनट्स की जगह टाइम जरूर 2 घंटे का लग जाएगा, लेकिन ये 30 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो देर किस बात की है, आइए स्टार्ट करें। XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि 213 लोगों को डिबेंचर्स इशू करती है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। अब हम सबको पता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट की मैक्सिमम तो 200 की लिमिट होती है। अब क्योंकि कंपनी ने लॉ वायलेट किया तो यहां पर जो सेशन कोर्ट है मुंबई का, वो सुओ मोटो अपनी मर्जी से प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट कर देता है कंपनी के अगेंस्ट। लेकिन कंपनी का कहना है कि कोर्ट का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, कोर्ट को क्या मतलब मैं क्या कर रही हूं। अब यहां पर हमें सिचुएशन को एग्जामिन करना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो क्या कोर्ट अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकता है? क्या कोर्ट अपनी मर्जी से इस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेके इसको इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स को? तो आंसर इज नो। सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्लियरली इस बात को बोलता है कि जब तक सेबी कंप्लेंट फाइल ना करे कोर्ट में, तब तक कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता। तो यहां पर कंपनी का कहना बिल्कुल ठीक है और कोर्ट को अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उसको यहीं पर टर्मिनेट करना पड़ेगा। एक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर के पास 20% शेयर होल्डिंग है। वो लिस्टेड कंपनी अपने उस प्रमोटर को प्राइवेट प्लेसमेंट करती है वारंट्स की। वो जो वारंट्स हैं उसके अगेंस्ट 25% पेमेंट अपफ्रंट हो जाती है, रिमेनिंग 75 होगी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर्स। सेबी जो है उसका ये मानना है कि ये जो वारंट्स हैं ये पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, एंड क्योंकि आपके पास 20% शेयर्स ऑलरेडी थे, 5% आपके पास वारंट्स आ गए, तो आपने सेबी टेक ओवर कोर्ट के अंदर जो ट्रिगर है वो टच हो गया आपका। देयरफॉर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट एंड ओपन ऑफर देनी पड़ेगी 26% की, क्योंकि आपने रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 के अंदर ट्रिगर टच कर लिया है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो वारंट्स हैं, क्या सेबी का उसे पार्टली पेड अप शेयर्स मानना सही है कि नहीं है? तो आंसर इज नो नो नो। व्हाई? बिकॉज जो वारंट्स हैं वो ना ही उस प्रमोटर को वोटिंग राइट देते हैं, ना ही डिविडेंड राइट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वारंट जो है जब तक वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक उसे शेयर होल्डिंग में ऐड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब तब तक हम ट्रिगर टच नहीं मानेंगे। तो सेबी का वारंट्स को पार्टली पेड अप शेयर्स मानना बिल्कुल गलत है। एक लिस्टेड कंपनी का इनसाइडर है जिसके पास कंपनी की यूपीएसआई यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो जो इनसाइडर है वो कंपनी से रिजाइन कर देता है एंड उसके बाद 100 डेज के बाद वो कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करता है और उससे प्रॉफिट होता है। अब यहां पर जो सेबी है वो मानता है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस को वायलेट किया है, कॉन्ट्रावीन किया है, और सेबी इस बंदे पे पेनल्टी लगाना चाहता है एंड इसने जितना भी प्रॉफिट किया है वो सब सेबी रिकवर करना चाहता है। लेकिन उस इंसान का कहना है
कि मैं ऑलरेडी कंपनी को छोड़ चुका हूं और 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं इनसाइडर नहीं हूं, इसलिए मेरे पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, ध्यान से सुनिए। जब हम रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डी की बात करते हैं ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015, तो उसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप कंपनी में इनसाइडर हैं, यानी कि डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसके पास कंपनी की यूपीएसआई है, अगर वो इंसान कंपनी छोड़ देता है तो भी 6 महीने तक वो कंपनी से कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा और कोई भी ट्रेडिंग अगर वो करता है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाएगी। और यहां पर विद इन 6 मंथ हो गया, अप्रोक्सीमेटली 182 डेज, लेकिन इसने तो 100th डे पे ट्रेडिंग कर ली थी। तो इसका मतलब यहां सेबी का कहना सही है, ये जो महाशय हैं ये आएंगे कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में, एंड इन्होंने जो की है वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, एंड सेबी अकॉर्डिंगली इनको डील करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होके एक पर्सन है जो कि कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं एंड उनको 5 सालों का एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये आता है कि सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 के अंदर क्या हम इन्हें कंप्लायंस ऑफिसर बना सकते हैं? तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डी ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015 के अंदर। वहां बोला गया है कि कोई भी इंसान जो 4 चीजों को पूरा करे वो कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है। पहली चीज, वो सीनियर ऑफिसर होना चाहिए। दूसरी बात, वो रिपोर्ट करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तीसरी चीज, उसे लीगल कंप्लायंसेस की नॉलेज हो। और चौथी चीज, वो फाइनेंशियली लिटरेट हो, यानी कि वो बैलेंस शीट, पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ सके। अब ये जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं ये सीनियर ऑफिसर भी हैं एंड ये बीओडी को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ना ही इन्हें लीगल एंड कंप्लायंसेस की कोई जानकारी है और ना ही ये फाइनेंशियली लिटरेट हैं। देयरफॉर ये कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बन सकते एज पर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। एक लिस्टेड कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है वो दिए विद 2 इयर्स के वेस्टिंग पीरियड। एम्प्लॉइज ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी वो 2 साल का समय चल ही रहा था। कंपनी ने बीच में शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया एंड उस वेस्टिंग पीरियड को 2 साल की जगह 3 साल कर दिया, यानी कि अब आपको 3 साल कंपनी में कंटिन्यू करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये जो ईसॉप है आपके लिए वेस्ट होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी के द्वारा वेस्टिंग पीरियड को बदल देना बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या ये सही है? तो आंसर इज नो, बिकॉज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 की रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 साफ साफ बोलती है कि अगर वेस्टिंग पीरियड चलते हुए कंपनी को कोई भी वेरिएशन करनी है तो वो कंपनी कर सकती है, लेकिन पहली चीज उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए शेयर होल्डर्स का। दूसरी चीज, वो वेरिएशन जो है वो फेवरेबल टू एम्प्लॉइज होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी डेट्रीमेंटल और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। इसका मतलब यहां दोनों ही कंडीशंस को कंपनी ने वायलेट किया। पहली बात, ओआर नहीं एसआर पास होना चाहिए। दूसरी चीज, फेवरेबल वेरिएशन अलाउड है, अनफेवरेबल अलाउड नहीं है। मिस्टर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुकेश अंबानी 4 और लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का सोच रहे हैं। वहीं जब उनकी एमडीशिप खत्म हो जाएगी आरआईएल में तो वो सोच रहे हैं कि वो 10 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? आइए समझते हैं। रेगुलेशन 17A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में रेगुलेशन 17A में साफ साफ लिखा गया है कि कभी भी कोई एक ऐसा इंसान जो लिस्टेड कंपनी में एमडी है या WTD है, वो पर्सन कभी भी अदर लिस्टेड कंपनीज में अगर आईडी बनेगा तो वो 3 से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और यहां ये 4 कंपनीज में बनने का सोच रहे हैं जो कि सही नहीं है। दूसरी चीज, जब इनकी एमडीशिप खत्म हो जाएगी
तो भी ये टोटल मिला के 7 कंपनीज से ज्यादा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, 7 लिस्टेड कंपनीज में। तो इसका मतलब इनकी दोनों ही कंटेंशन गलत है। एमडी रहते हुए ये 3 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज के आईडी नहीं बन सकते, और एमडीशिप खत्म होने के बाद ये 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज के आईडी नहीं बन सकते। कहां लिखी है सारी बात? रेगुलेशन 17A ऑफ सेबी LODI रेगुलेशन 2015। एक लिस्टेड कंपनी एक बैंकर से 1000 करोड़ रुपए का लोन लेती है, एंड वो जो बैंकर है वो ये देखने के लिए कि कंपनी ये 1000 करोड़ रुपीस सही पर्पस के लिए यूज कर रही है, तो बैंकर जो है वो अपना एक बंदा अपॉइंट कर देता है कंपनी में, एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है एज अ नॉमिनी डायरेक्टर एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो कंपनी है, बोरोअर कंपनी, ये कुछ समय के बाद अपने एम्प्लॉइज के लिए ईसॉप लाती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। लेकिन उस ईसॉप की स्कीम के अंदर इस नॉमिनी डायरेक्टर को वो इंक्लूड नहीं करती और इसको कोई भी ईसॉप जो है वो ऑफर नहीं करती, जिससे ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है ये ऑफेंडेड फील करता है एंड ये सेबी के पास जाने का फैसला करता है। अब बात ये आती है कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर जो एक्चुअल में कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो तो जो लेंडर इंस्टीट्यूशन है बैंकर उसका एजेंट है, क्या वो भी एलिजिबल है ईसॉप के लिए? क्या कंपनी ने यहां पर उसे एक्सक्लूड करके कुछ गलत किया है? आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज कि जो कंपनी है वो इंश्योर करेगी कि ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है और इसको अपॉइंट करने वाला वो जो इंस्टीट्यूशन है बैंकर, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, एंड उस अग्रीमेंट में क्या ये वाली बात लिखी है कि नॉमिनी डायरेक्टर एलिजिबल होगा अगर कंपनी कल को ईसॉप इशू करेगी तो? पहली बात। दूसरी बात, ये जो अग्रीमेंट है जो इस बैंकर एंड इस नॉमिनी डायरेक्टर के बीच में हुआ है, क्या इसकी कॉपी बैंकर ने कंपनी को दी थी? एंड कंपनी ने क्या इसको स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड किया था जिस स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है? एंड ये जो अग्रीमेंट है, क्या नॉमिनी डायरेक्टर ने इस अग्रीमेंट को दिखाया था कंपनी को जब उसने पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड की थी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर? एंड क्या नॉमिनी डायरेक्टर को ये पता है कि अगर इसको ये शेयर्स ऑफर हो भी जाते हैं, मतलब ईसॉप ऑफर हो भी जाते हैं, नॉट शेयर्स में तो बाद में कन्वर्ट होंगे, तो अगर इसको ये ईसॉप ऑफर हो भी जाते हैं तो ये बैंकर के फेवर में रिनाउंस नहीं कर सकता, एंड कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बाकी जो सारे एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये मानने को तैयार है? अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो यस, फिर जो कंपनी है उसको इस नॉमिनी डायरेक्टर को भी जो ईसॉप है वो ऑफर करने पड़ेंगे। ये सारी बात कहां लिखी है? रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021 में। सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने किसी इंटरमीडियरी पे पेनल्टी लगाई या किसी लिस्टेड कंपनी के किसी ऑफिशियल पे पेनल्टी लगाई, उसने कोई भी सेबी की रेगुलेशंस को वायलेट किया था, जिसके लिए सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड जब उसे कंफर्म हो गया कि इसने गलत किया है तो उस पर पेनल्टी इंपोज कर दी। लेकिन वो जो पर्सन है जिस पे वो पेनल्टी लगाई गई है, वो पेनल्टी का अमाउंट ना ही सबमिट कर रहा है, यानी कि ना ही वो डिपॉजिट कर रहा है सेबी को, ना ही वो सैट के बाद अपील फाइल कर रहा है, लिमिटेशन पीरियड निकल गया है। अब जो सेबी है वो क्या एक्शन ले सकते हैं उस पेनल्टी को उस पर्सन से रिकवर करने के लिए? अब ये सवाल दो चीजों में पूछा जा सकता है। एक तो आपसे SCRA 1956 सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर भी रिकवरी को लेकर पूछा जा सकता है, एंड सेबी एक्ट 1992 में भी रिकवरी को लेकर पूछा जा सकता है। दोनों में प्रोविजंस आर बिल्कुल सेम, सिर्फ सेक्शन नंबर का फर्क है। मतलब SCRA एक्ट 1956 का सेक्शन 23J भी रिकवरी की बात करता है, वहीं सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 28A जो है वो रिकवरी की बात करता है। रिकवरी कैसे होगी आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, उस पर्सन के बैंक अकाउंट को सीज कर लिया जाएगा। दूसरी चीज, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। थर्ड, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। फोर्थ, एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि पर्टिकुलरली एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो उस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का काम करेगा, जिसको अटैच किया गया है सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। और पांचवी चीज, अगर उस पर्सन ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो उस पर्सन को अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाएगा। ये 5 रेमेडीज जो हैं ये दोनों एक्ट में प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 23JB ऑफ SCRA एंड अंडर सेक्शन 28A ऑफ सेबी एक्ट 1992। एक लिस्टेड कंपनी के कोई टॉप लेवल पे सीनियर ऑफिसर हैं, से वाइस प्रेसिडेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी,
तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन यानी कि इनसाइडर के अंडर आते हैं। एंड उनके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है। तो अगर एक इनसाइडर के पास यूपीएसआई है तो उसके बेसिस पे वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये बात तो रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशन से नजर आती है। लेकिन अब बात यह है कि कंपनी ने उनको कुछ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दे रखे थे जिसका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया एंड अब टाइम आ गया उन ईसॉप्स को एक्सरसाइज करने का, यानी कि उनको शेयर्स में कन्वर्ट करने का। तो अब कंपनी से उनको नए शेयर्स मिल जाएंगे। अब इस केस के अंदर क्या इसको भी हम इनसाइडर ट्रेडिंग मानेंगे? तो जी आंसर इज नो, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन परमिटेड ट्रांजैक्शंस में से आती हैं जो सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015 के रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 1 के अंदर जो प्रोवाइजो है उसमें जो 6 परमिटेड ट्रांजैक्शंस है उसमें ये क्लॉज 4 के अंदर आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सावित्री पारिक जी एंड के सेतुरमन जी दोनों को कंप्लायंस ऑफिसर बनाना चाहती है अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। क्या ये पॉसिबल है? जी हां, सेबी पीआईटी रेगुलेशन जो है वो कहीं पर भी मना नहीं करती कि कोई भी लिस्टेड कंपनी एक से ज्यादा कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बना सकती। तो यस, उन दोनों को कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जा सकता है एंड बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड लाइबल jointly and severally for their own responsibilities. कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एंड कंपनी उनको बनाना चाहती है कंप्लायंस ऑफिसर अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या कंपनी ऐसे इंसान को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो रिपोर्ट नहीं करता, उसे कंप्लायंस ऑफिसर बना सकते हैं या नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। जब हम रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज सी की बात करते हैं और सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015, तो वहां पर बोला हुआ है कि कंप्लायंस ऑफिसर कोई भी बन सकता है अगर वो 4 कंडीशंस को पूरा करता है। पहली कंडीशन कि वो सीनियर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि उसको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि उसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको बैलेंस शीट, पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। तीसरी बात, उसको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की भी नॉलेज हो एंड फोर्थ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हो। अब अगर हम बात करें तो सीएफओ जो है वो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, उनसे ज्यादा फाइनेंस तो समझता ही कोई नहीं है एंड वो सारे के सारे लॉस भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं करते, देयरफॉर इस केस के अंदर कंपनी ऐसे सीएफओ को कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बना सकती। एक कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है जिसका इशू प्राइस जो है वो 300 रुपीज है। अगर मेरी बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे भी 20 शेयर जो है वो अलॉट होंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी है 7:8। एंड प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो बैंकर है उससे नेग्लिजेंस हुई जिसकी वजह से मेरी जो बिड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एंड जिस दिन शेयर लिस्ट हुआ उस दिन जो लिस्टिंग प्राइस था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग वो था 350 रुपीज। तो अगर देखा जाए तो 50 रुपए का प्रॉफिट मैं कमा सकता था पर शेयर, क्योंकि मेरे को 300 रुपीज पे अलॉटमेंट होती एंड 350 रुपीज पे वो लिस्ट हुआ था। लेकिन क्योंकि बैंकर की नेग्लिजेंस थी तो मैं कमा नहीं पाया। यहां पर क्या मैं बैंकर से कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं? तो सेबी बोलता है जी आप बिल्कुल कर सकते हो। इसको मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन बोला जाता है। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? लिस्टिंग प्राइस जो कि 350 रुपीज का था माइनस इश्यू प्राइस जो कि 300 रुपीज का था, यानी कि 50 रुपए पर शेयर मुझे फायदा होना था, इंटू 20 शेयर्स मुझे अलॉट होते। इसका मतलब 50 इंटू 20 कितना हो गया? 1000 रुपीज। इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 7:8। इसका मतलब जब हम इस लिस्टिंग गेन को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी से तो द अमाउंट विल कम आउट टू 875 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो मैं बैंकर से क्लेम कर सकता हूं एज कॉम्पनसेशन अगेंस्ट वो लिस्टिंग गेन जो मुझे होता अगर बैंकर गलती ना करता। तो एक म्यूचुअल फंड ने बार बार सेबी की जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है उसे कॉन्ट्रावीन किया, जिसकी वजह से सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उन पे 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने ये जानबूझ के कंडीशंस को ब्रीच नहीं किया है तो हम पे कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।
लेकिन सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड जो है ये चला जाता है सैट के पास, और सैट पे अपील फाइल करके ये बोलते हैं कि ये अनइंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन था, तो प्लीज हमारी पेनल्टी को वेव कर दिया जाए। एंड सैट को इनकी बात समझ भी आ जाती है, एंड सैट जो है वो सेबी के द्वारा लगाई हुई पेनल्टी को सेट असाइड कर देता है। लेकिन सेबी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जो सेबी है वो सैट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो केस का नाम हो जाता है सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। एंड सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए म्यूचुअल फंड, आप कह रहे हैं कि आपने जानबूझ के कॉन्ट्रावीन नहीं किया, ये अनइंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन है, हमारी कोई गिल्ट इंटेंट नहीं थी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिल्ट इंटेंट का मतलब होता है मेंस रिया। तो मेंस रिया तो वैसे भी क्रिमिनल लॉ में एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। हम कब कह रहे हैं कि आपने जानबूझ के किया? लेकिन वंस द कॉन्ट्रावेंशन इज एस्टैब्लिश्ड देन द पेनल्टी हैज टू फॉलो। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर यही वाला एक्सक्यूज हर बंदा लेता रहेगा, जी मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो फिर सेबी एक्ट 1992 के अंदर सेबी को इतनी पावर देने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि सेबी जब भी किसी पे पेनल्टी लगाएगा वो बंदा बोलेगा कि मैंने गलत किया ही नहीं है, जानबूझ के नहीं किया, बस गलती से गलत हो गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपली क्लैरिफाई किया कि मेंस रिया या गिल्ट इंटेंट सेबी रेगुलेशंस की वायलेशन में नहीं देखी जाएगी। एज लॉन्ग एज आपने गलत किया है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। वो बात अलग है कि जब वो पेनल्टी लगाएंगे तो वो ये देखेंगे कि क्या आपने पहली बार गलत किया है, आपने रिपीटेडली गलत किया है, उसके बेसिस पे जो पेनल्टी का अमाउंट है वो वेरी हो सकता है। लेकिन वंस द रॉन्ग हैज बीन डन तो पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। एक इनसाइडर जिसके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता। लेकिन हम सबको पता है कि रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015 ये बोलता है कि अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाहता है फ्यूचर में तो वो क्या करे? अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाए, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाए, उससे वो कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव कराए ट्रेडिंग प्लान, और उसके 120 डेज के बाद वो ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन उससे आज ही बताना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लान में कि मैं 120 डेज के बाद कौन कौन से शेयर्स की ट्रेडिंग करना चाहता हूं, यानी कि मैं कंपनी के कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को ट्रेड करना चाहता हूं, कितने शेयर्स ट्रेड करना चाहता हूं, मैं सेल करना चाहता हूं या बाय करना चाहता हूं या प्लेज करना चाहता हूं या गिफ्ट करना चाहता हूं, ये सारी की सारी बात उसे बतानी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या जो इनसाइडर है वो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने से मना कर सकता है? क्या ये ट्रेडिंग प्लान रेवोकेबल है? तो बॉस रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिंग प्लान आपने कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव करवाया था आपको उसे फॉलो करना ही करना पड़ेगा, वो इररेवोकेबल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आपकी परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई है, आपकी इंसॉल्वेंसी वगैरह हो गई है, या मान लेते हैं कि जो यूपीएसआई आपके पास थी, जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास थी, ट्रेडिंग प्लान अप्रूव कराते हुए वो इन 120 डेज में पब्लिक हुई ही नहीं है, तो जब तक वो पब्लिक नहीं हो जाती तब तक के लिए आपको आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो डेफर करना पड़ेगा। आप एक लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 1 करोड़ रुपीस की है। आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर रहे हो 30 लाख रुपीस। आपने गिफ्ट डीड बनाई और आपने एक चेक अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया और आपने कहा ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अपनी सिस्टर को 30 लाख रुपीस का गिफ्ट दे रहा हूं। अब सवाल यह आता है कि क्या इसके बारे में आपको अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा? तो आंसर इज यस जनाब, बिल्कुल बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आता है मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप के अंदर, जो कि कहां गिवन है? शेड्यूल बी के अंदर गिवन है, जो कि रेगुलेशन 9 के हिसाब से बनाया जाता है और सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015। अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन किसी के साथ भी मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप करता है तो उसको एनुअल डिस्क्लोजर करना होता है
अपनी लिस्टेड कंपनी को। और मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप का मतलब है कि आप किसी को भी गिफ्ट दे रहे हो या लोन दे रहे हो अपनी एनुअल इनकम के 25% या उससे ज्यादा। और इस एग्जाम्पल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप 1 करोड़ रुपए की सैलरी में से 30 लाख रुपीस का चेक दे रहे थे अपनी सिस्टर को एज अ गिफ्ट, तो इसका मतलब ये कि वो मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप में आएगा एंड आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो आपकी सिस्टर आपकी इमीडिएट रिलेटिव है, तो आपको वैसे भी उनके बारे में बताना था, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल या सिस्टर की जगह कोई आपका फ्रेंड होता, आपने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया होता, तो उस केस के अंदर चाहे वो इमीडिएट रिलेटिव में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप है तो आपको उसके बारे में भी अपनी लिस्टेड कंपनी को जानकारी देनी पड़ेगी। एक लिस्टेड कंपनी है जो कि खुद को वॉलेंटरली डीलिस्ट करवाना चाह रही है। उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जनरल मीटिंग करी और उस जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना था वॉलेंटरी डीलिस्टिंग के लिए। जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उनके पास 2000 वोट्स हैं एंड जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 5000 शेयर्स हैं। अब जब रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई तो 5000 शेयर्स जो कि पब्लिक के पास है, यानी कि 5000 वोट्स जो पब्लिक के पास है, उसमें से 3300 वोट्स पे यस आया एंड 1700 वोट्स पे नो आया। एंड जो प्रमोटर्स वाले 2000 वोट्स थे उनके अंदर यस आया। तो इन टोटल अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 7000 वोट्स 5300 यस आई, प्रमोटर्स की 2000 यस एंड पब्लिक की 3300 यस। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंटरी डीलिस्टिंग ऑफ द कंपनी एज पर सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 ये पास हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो ध्यान से समझिए बेटा, रेगुलेशन 11 बोलती है 2 कंडीशंस चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए अगर हमें वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का रेजोल्यूशन पास मानना है। तो पहली कंडीशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% मेंबर्स का अप्रूवल। तो यहां अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ 7000 वोट्स अगर हम देखेंगे 75% आता है, 5250 वोट्स फेवर में होने चाहिए। और यहां प्रमोटर्स वाले 2000 वोट्स भी फेवर में एंड पब्लिक वाले 3300 वोट्स भी फेवर में। तो फेवर में 5300 वोट्स है, रिक्वायरमेंट थी 75% की, यानी कि 5250 की। तो यस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन इसके साथ एक और सेकंड सब्सिक्वेंट कंडीशन आती है, अगर वो हुई तो ही ये वाला एसआर वैलिड होगा, नहीं तो इस एसआर की भी कोई वैलिडिटी नहीं होती। और वो कंडीशन क्या है कि अब प्रमोटर्स को एक्सक्लूड कर दो और खाली पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखो कि क्या पब्लिक शेयर होल्डर्स में से जितने लोगों ने हां किया है, क्या वो ना वालों से एटलीस्ट डबल हैं। इस केस के अंदर ना किया था 1700 वोट्स पे पब्लिक ने, जिसका ट्वाइस होता है 3400, लेकिन यस कितनों ने किया था? 3300 ने। इसका मतलब यहां पर सेकंड कंडीशन जो है वो ब्रीच हो गई है। तो दूसरी कंडीशन टूटने की वजह से ये रेजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा एंड कंपनी खुद को वॉलंटरली डीलिस्ट नहीं करवा सकती। राघव एक लिस्टेड कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर फाइनेंस है। राघव ने अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करी एंड उन्होंने और उनकी वाइफ ने कुछ पैसे कमाए ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। जब सेबी को पता चला तो सेबी ने इनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया एंड वहां से जो कंपनी है उन्होंने भी इनको सस्पेंड भी किया एंड अगले 2 साल के लिए इनका जो प्रमोशन है वो भी रोक दिया और इनको 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया था। अब इनका कहना है कि ऑलरेडी कंपनी मुझे डुअल पनिशमेंट दे चुकी है, मेरे को सस्पेंशन भी किया और अगले 2 साल तक मेरा प्रमोशन भी रोक दिया, और मैं ना सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो भी वापस देने को तैयार हूं। तो प्लीज सेबी अब मेरे पे कोई एक्शन नहीं ले सकती। सेबी को अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो यहीं पर ड्रॉप कर देनी चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं कि क्या इनका ये कहना सही है। क्या कंपनी ने अगर पनिश कर दिया तो सेबी अपना एक्शन नहीं लेगा? जी, इनकी कंटेंशन बिल्कुल गलत है। सेबी जो है वो इनके अगेंस्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करके इन पे लीगल एक्शन ले सकता है। ये तो गई एक बात। एंड दूसरी बात, कंपनी ने जो पनिश किया है वो किया है एज पर शेड्यूल बी
रेगुलेशन 9 के हिसाब से ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशंस, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ले सकती है, यानी कि कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। तो यहां पर कंपनी ने भी पनिश किया है एंड सेबी का भी इन पे केस चला के इन पे पेनल्टी लगाना एकदम जस्टिफाइड है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जुबीन को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। जो जुबीन है वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाह रहे हैं एंड पब्लिक अनाउंसमेंट देना चाह रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है। कोई भी इंसान जिसको कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, और यहां पर चाहे ये बैंक प्राइवेट ही है, लेकिन क्योंकि इसने भी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया तो यहां जो जुबीन है वो विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। एंड सेबी टेक ओवर कोड, सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 की रेगुलेशन 6A बोलती है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर है, जो भी विलफुल डिफॉल्टर होगा वो कभी भी कोई भी ट्रिगर को टच नहीं करेगा एंड वो पब्लिक अनाउंसमेंट देने के लिए और ऑल 26% शेयर्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई और एक्वायरर है एंड ये उसमें कंपीटिंग ऑफर देना चाहता है एज पर रेगुलेशन 20 ऑफ सेबी टेक ओवर कोड, तो वो इसको अलाउड है। एक कंपनी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस पर पेनल्टी इंपोज करती है क्योंकि वो जो कंपनी है उसने बार बार सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस को वायलेट किया। अब ये जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी, ये इस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहती है। तो पॉइंट नंबर 1, क्या अपील अलाउड है? अगर है तो किसके पास अपील जाएगी? पॉइंट नंबर 2, कितने टाइम में ये जो अपील वाली रेमेडी है इन्हें एक्सरसाइज करनी है? एंड पॉइंट नंबर 3, अगर ये अपील फाइल करते हैं तो वो कितने टाइम में डिस्पोज होगा? सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 23L जो है वो ये बात बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाय द ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के ऑर्डर से या सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से, तो वो सैट के पास, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकती है। अब कितने समय में कर सकती है? जिस दिन उसके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पेनल्टी वाला ऑर्डर आया वहां से 45 डेज के अंदर कर सकती है। एंड अगर 45 डेज में नहीं जा पाए तो ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट कॉज जो सैट है वो बाद में भी उन्हें एंटरटेन कर सकता है। एंड थर्डली, जो सैट है उसको कितने टाइम में इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा? तो जनाब सैट को मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर इस अपील पे अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो आंसर है, इसमें 2 इनैक्टमेंट्स यूज हुई। पहली सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड दूसरा सेबी एक्ट 1992। एक लिस्टेड कंपनी की पोस्ट इश्यू कैपिटल है 600 करोड़ रुपीस, जिसमें से उसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 140 करोड़ रुपीस के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो होल्ड कर रखे हैं। अब देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रमोटर्स हैं इनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20% होता है पोस्ट इश्यू कैपिटल का। इसका मतलब अगर हम 600 करोड़ का 20% निकालेंगे तो आएगा 120 करोड़, और इन्होंने तो ऑलरेडी 140 करोड़ रुपीस के कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, यानी कि इन्होंने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन कंप्लाई किया हुआ है। लेकिन इस 140 करोड़ रुपीस के शेयर्स में से इन्होंने 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स बैंक के पास प्लेज रखे हुए हैं और उससे लोन ले रखा है बैंकर से। और दूसरी बात, 20 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो इनको लास्ट ईयर मिले थे कंपनी से, जब इन्होंने कंपनी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में शेयर्स मिले थे। अब सवाल ये आता है कि क्या इन्होंने अभी भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस का कंप्लायंस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? तो जब हम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हम 20% देखते हैं, यानी कि हमें देखना है 600 करोड़ का 20%, मतलब 120 करोड़ रुपीस की जो शेयर्स हैं वो हेल्ड होने चाहिए मिनिमम बाय प्रमोटर। प्रमोटर ने 140 करोड़ के हेल्ड करे हुए हैं, उसमें से जो 10 करोड़ के
ऑलरेडी उन्होंने बैंकर के पास प्लेज किए हुए हैं, वो वाले यहां पर काउंट नहीं होंगे, यानी कि हम 140 में से 10 करोड़ माइनस कर देंगे। एंड पिछले 3 सालों के अंदर जो भी उनको शेयर्स कंपनी से मिले हैं अदर देन कैश में कंट्रीब्यूशन देने में, अब ये वाले जो 20 करोड़ के शेयर्स हैं इसके लिए इन्होंने कैश में तो पे नहीं किया, इन्होंने तो कोई टेक्नोलॉजी दी थी। तो ये वाले जो 20 करोड़ शेयर्स हैं, जो 20 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं जो इनको लास्ट 3 सालों में मिले हैं, ये वाले जो है इसको भी माइनस कर दिया जाएगा। मतलब 140 करोड़ में से 10 करोड़ प्लेज वाले गए एंड 20 करोड़ जो ये कंपनी से अदर देन कैश में मिले अगेंस्ट वैल्यू एडिशन या टेक्निकल कंट्रीब्यूशन, ये भी चले जाएंगे। तो आ गया 110 करोड़। इसका मतलब जो प्रमोटर है उन्होंने यहां पर सेबी की रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। ये जो सारी बात मैंने आपको बताई कैलकुलेशन वाली, ये कहां से आती है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन ये आती है रेगुलेशन 15 ऑफ सेबी, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में। होम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम की एक लिस्टेड कंपनी है। ये जो लिस्टेड कंपनी है इसकी पेड अप इक्विटी जो है वो है 8 करोड़ रुपए की। इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं एंड इसके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो है 12 करोड़ रुपीस के। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए कि क्या हमें सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन है, यानी कि रेगुलेशन 15 से लेकर 27 तक, क्या वो हमें कंप्लाई करने की जरूरत है, हाँ या ना? तो देखिए रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 के अंदर बोला गया है अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप इक्विटी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड उसकी नेट वर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कंपनी को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन है एलओडीआर में रेगुलेशन 15 to 27 उसको कंप्लाई करने से एग्जेम्पशन दी गई है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पेड अप इक्विटी कितनी है? 8 करोड़ की, तो ये 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एंड जो नेटवर्थ होती है वो होती है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब इसकी पेड अप इक्विटी 8 करोड़ है, इसकी जो प्रेफरेंस है वो है नहीं और 12 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है, तो यानी कि नेटवर्थ होगी 20 करोड़। तो क्योंकि इस केस के अंदर इनकी पेड अप इक्विटी भी 8 करोड़ है जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीडिंग 10 करोड़ है, यानी कि अगर 10 करोड़ या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी क्या है? 8 करोड़ की है। इसका मतलब ना ही इनकी पेड अप इक्विटी 10 करोड़ से ऊपर जा रही है, ना ही इनकी जो नेटवर्थ है वो भी 20 करोड़ है, वो भी 25 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही। तो देयरफॉर इस केस के अंदर इन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन 15 to 27 एप्लीकेबल नहीं होगी। एक दिन आप अपने दादाजी के कमरे की सफाई कर रहे थे एंड वहां पर आपको कोई बहुत ही पुराने पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मिले, लेकिन जब आपने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो आपको पता चला कि ये तो एमआरएफ कंपनी के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं एंड ये 1000 शेयर्स हैं। और आपको पता है कि जो एमआरएफ का शेयर है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो आपको तो लगा कि यार आप तो करोड़पति हो गए। अब आप मन ही मन में अपने दादाजी को थैंक यू भी बोल रहे हो एंड आप चाहते हो कि ये वाले जो शेयर्स हैं इनको सेल कर दिया जाए। तो क्या आप आज इन शेयर्स का फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हो? क्योंकि कंपनी तो लिस्टेड है और कंपनी के शेयर्स तो डीमैट फॉर्म में है, लेकिन आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं क्योंकि दादाजी ने तो 1995 में लिए थे। तो क्या इसको आज फिजिकल फॉर्म में ही सेल करना पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि सेबी ने 1 अप्रैल 2019 को एक सर्कुलर लाया था जिसके अंदर ये बोला था कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अब फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो अगर किसी के पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स हैं भी तो उसको फर्दर ट्रांसफर करने से पहले उसे डीमैट फॉर्म में करवाना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर अगर आपको ऐसे कोई शेयर मिल जाए तो पहले दादाजी का डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा, उसमें शेयर्स को आप ट्रांसफॉर्म कराइएगा डीमैट फॉर्म में, तभी आप मजे ले पाएंगे और तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो कि बीएसई एनएसई पे लिस्टेड है, ये तो हमें पता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है, यानी कि कमर्शियल पेपर्स को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू करती है। और मैंने भी कंपनी के कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होल्ड करे हुए हैं फिजिकल फॉर्म में। क्या मैं उसे डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता हूं या मुझे डीमैट फॉर्म में ही कन्वर्ट कराने पड़ेंगे? इसका क्या आंसर है?
तो सुनिए, वैसे तो सेबी ने 1 अप्रैल 2019 को बोला था कि कोई भी शेयर्स जो हैं उनका अगर हम ट्रांसफर की बात करें, कोई भी सिक्योरिटीज की बात करें एज पर सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट के 1956 के सेक्शन 2 क्लॉज H की बात करें, तो भाई कोई भी सिक्योरिटी का अब फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा लिस्टेड कंपनी के द्वारा। लेकिन ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी चाहे तो फिजिकल फॉर्म में इश्यू कर सकती है। तो अगर रिलायंस ने इसको डिपॉजिटरी फॉर्मेट में करा हुआ है तो यस, आप भी इसको कन्वर्ट करा सकते हो डीमैट में। लेकिन अगर कंपनी ने इसे फिजिकल फॉर्म में ही रखा है तो फिर आप इसे डिपॉजिटरी के पास डीमैट फॉर्म में नहीं करवा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को डीमैट फॉर्म में रखना मैंडेटरी है या ट्रांसफर करना मैंडेटरी है? तो एज ऑन डेट ऐसी कोई रेगुलेशन या ऐसा कोई सर्कुलर सेबी ने इशू नहीं किया हुआ। एक लिस्टेड कंपनी पे सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी। अब ये जो लिस्टेड कंपनी है ये कोर्ट में जाना चाहती है और कोर्ट में जाके वहां पर अपील फाइल करना चाहती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 20A ऑफ सेबी एक्ट 1992 साफ साफ बोलता है कि अगर आप सेबी से सेटिस्फाइड नहीं हो, सेबी के जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आप PFRDA से सेटिस्फाइड नहीं हो, या IRDA से सेटिस्फाइड नहीं हो, इन चारों के अगेंस्ट या तो आप सेक्शन 15T ऑफ सेबी एक्ट के अंदर जा सकते हो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल करने, या दूसरी रेमेडी क्या है कि आप सेक्शन 20 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा सकते हो। इन दोनों के अलावा आपके पास कोई तीसरा अपील का ऑप्शन नहीं है। तो देयरफॉर यहां पर जो कंपनी की कंटेंशन है वो गलत है। या तो कंपनी को सैट में अपील फाइल करनी पड़ेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। सात्विक एक लिस्टेड कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ वो 3 अदर लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब उन्हें 4th कंपनी एंड 5th कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप का ऑफर आ रहा है। वो जो 4th कंपनी है वो है अनअकैडमी, जो कि बहुत बड़ा एडटेक जाइंट है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं हुए हैं एंड वो अगले 2 सालों के अंदर अपना IPO लाने का सोच रहे हैं। वहीं जो 5वीं कंपनी है वो है फिजिक्स वाला, जो IPO ला चुकी है एंड वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो जो सात्विक है, अब इनके हाथ में 2 ऑफर्स हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप के, एक अनअकैडमी से और दूसरा PW से। जहां अनअकैडमी एक अनलिस्टेड कंपनी है और PW एक लिस्टेड कंपनी है। तो सात्विक दोनों में से कौन सा ऑफर जो है वो ले सकते हैं? क्या उन्हें दोनों ही कंपनीज में मना करना पड़ेगा? क्या वो दोनों कंपनीज में ID बन सकते हैं या दोनों में से किसी एक में आइए समझते हैं। क्योंकि रेगुलेशन 17A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 साफ साफ बोलता है कि अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में MD या WTD हैं तो फिर आप 3 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में ID नहीं बन सकते। और सात्विक तो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी में MD है और साथ में 3 अदर लिस्टेड कंपनीज में ID भी हैं। तो इसका मतलब ये PW में तो ID नहीं बन सकते, लेकिन ये अनअकैडमी में ID बिल्कुल बन सकते हैं। एक लिस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की जो स्कीम है वो लेके आती है, क्योंकि उसको डर है कि उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनके सेक्टर में एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने के लिए उन्हें ESOP ऑफर कर रही है। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कंपनी को बहुत ही जल्दी छोड़ के जाना चाहते हैं एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि हम उनके लिए जो ESOP लाएंगे उसमें मिनिमम वेस्टिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का रखेंगे। यानी कि कंपनी एम्प्लॉइज को कहती है कि हम आपको ESOP दे रहे हैं, 6 महीने तुम हमारी कंपनी में रुक जाओ और इसके बाद ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये 6 महीने खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी के साथ साथ कंपनी में बहुत सारे शेयर्स भी मिल
जाएंगे। लेकिन क्या कंपनी का ये ऑफर देना अपने एम्प्लॉइज को सही है, यस और नो? तो आंसर इसके बिल्कुल भी सही नहीं है जी, क्योंकि रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1 ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 साफ साफ बोलती है कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी ईसॉप लाएगी तो उसमें जो वेस्टिंग पीरियड है वो मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। एक लिस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए ईसॉप की स्कीम लाती है जिसके अंदर कंपनी बोलती है मिनिमम 2 सालों का वेस्टिंग पीरियड है, लेकिन 12 महीने के बाद ही कंपनी जो है वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया मिलके वी बन गए थे एंड जो वोडाफोन है उसने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप दिए थे 2 साल के वेस्टिंग पीरियड के लिए एंड 1 साल के बाद वो वी में कन्वर्ट हो गए। तो क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है वो दोबारा से शुरू होगा या वही टाइम आगे कंटिन्यू किया जाएगा? क्योंकि यहां वोडाफोन की इंटेंट है कि जी अब एक नई कंपनी फॉर्म हुई है तो आपका जो 2 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है वो दोबारा से काउंट किया जाएगा। यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक है बच्चे, क्योंकि रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 वो साफ साफ बोलता है कि अगर कंपनी कोई भी ईसॉप इश्यू करती है लिस्टेड कंपनी और उसका वेस्टिंग पीरियड चल रहा है और उसके दौरान अगर कोई मर्जर अमलगमेशन वगैरह डीमर्जर हो जाता है तो जो एम्प्लॉइज हैं उनका वेस्टिंग पीरियड जितना ट्रांसफरर कंपनी यानी कि वोडाफोन में निकल चुका है उसके अलावा जो रेसिडुअल पीरियड है वही उनको ट्रांसफरी कंपनी यानी कि वी में कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनके जो ईसॉप है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यहां एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्शन एकदम सही है और जो कंपनी की कंटेंशन है दैट इज अनटेनेबल अनमेंटेनेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एक लिस्टेड कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए ईसॉप की स्कीम लाती है जिसमें जो वेस्टिंग पीरियड है वो 4 इयर्स का रखती है कंपनी। अभी एक फीमेल एम्प्लॉय है जिसको 2.5 इयर्स हुए हैं, लेकिन वो जो एम्प्लॉय जब घर जा रही थी तो उस पे किसी ने एसिड अटैक कर दिया जिसकी वजह से उसका फेशियल डिसफिगरमेंट हो गया, उसका फेस खराब हो गया। उसको 3 महीने हॉस्पिटल में लगे और उसके बाद जब उसने रिज्यूम किया अपना ऑफिस वहां पर भी जो बाकी के को एम्प्लॉइज थे वो कंफर्टेबल ही नहीं थे उसके साथ काम करने पे। बेसिकली उसको एक तरीके से परमानेंटली इनकैपेसिटेटिव मान लिया गया एंड उसके एम्प्लॉयर ने उसे मना कर दिया आगे काम करने से। अब इस केस के अंदर उसने 30 महीने यानी कि 2.5 साल काम किया था प्लस 3 मंथ्स वो हॉस्पिटल में थी, वो भी वर्किंग टाइम में इंक्लूड हो जाएगा, 33 मंथ्स हो गए। अब इस केस के अंदर क्या इमीडिएटली वो ईसॉप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या उसको और 15 मंथ्स यानी कि 4 साल खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो जी सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 की जो रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1 है उसका जो सेकंड प्रोवाइजो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या उस एम्प्लॉय की परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है तो इनकैपेसिटी के केस में या डेथ के केस में इमीडिएटली वेस्ट हो जाएंगे ईसॉप, यानी कि आपको पूरे वेस्टिंग पीरियड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी है तो क्योंकि वो एम्प्लॉय जिंदा है तो उसके फेवर में वो वेस्ट हो जाएंगे और वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो नॉमिनीज हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनमें वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी के केस में आपको पूरा वेस्टिंग पीरियड खत्म करने की जरूरत नहीं है। जहां पर वो हादसा हुआ, जहां डेथ या परमानेंट इनकैपेसिटी हुई, वहीं पर इमीडिएटली जो आपके ईसॉप है वो शेयर्स में वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको कंपनी ने ईसॉप दे रखे हैं लेकिन वो ईसॉप अभी वेस्ट नहीं हुए, वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो उस वेस्टिंग पीरियड के दौरान क्या आपको कंपनी से डिविडेंड लेने का राइट है उन ईसॉप पे या आपको वोटिंग राइट मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। ये बात कहां से आती है? रेगुलेशन 19 ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 से, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ईसॉप है वो शेयर्स नहीं होते हैं,
तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे शेयर्स में, यानी कि आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं होगा, आप ईसॉप को एक्सरसाइज नहीं करेंगे शेयर्स में कन्वर्ट कराने के लिए, तब तक के लिए आपको कोई डिविडेंड या वोटिंग राइट उस पर नहीं मिलेगा। आप एक लिस्टेड कंपनी हो या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी हो या एक इंटरमीडियरी हो या इन्वेस्टर हो, अब सेबी ने आप पे छानबीन की और सेबी को यह पता चला कि आपने कोई रेगुलेशन या सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, किसी को भी आपने कॉन्ट्रावीन किया है। अब जो सेबी है वो आप पे पेनल्टी लगाना चाहता है, तो जो सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो जब देखता है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो उस केस में जब उस कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी वो देखता है, तो उसमें मान लो लिखा हुआ है मिनिमम 10 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक। अब यहां पर इतना बड़ा जो दायरा है उसके पास वो है कि वो चाहे तो 10 लाख की पेनल्टी लगाए, चाहे तो 10 करोड़ की, चाहे तो 20 करोड़, चाहे तो 25 करोड़। तो क्या सेबी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है? जी हाँ, सेक्शन 15J ऑफ सेबी एक्ट 1992 बोलता है कि जब भी सेबी या उसका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आप पे कोई पेनल्टी लगा रहे हैं तो वो 3 फैक्टर्स को देखेंगे। पहली चीज, आपको कितना डिसप्रपोर्शनेट गेन हुआ है, यानी कि अनफेयर एडवांटेज आपको कितनी हुई है, और आपकी वजह से दूसरी चीज, दूसरों का नुकसान कितना हुआ है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना नुकसान हुआ है, पब्लिक एट लार्ज का कितना नुकसान हुआ है। एंड थर्ड चीज, क्या ये आपका पहला ऑफेंस था या ये रेपिटेटिव ऑफेंस था आपका। कैसा एक्सपीरियंस रहा? इन सारे कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से समझ आए, याद हुए? इफ यस तो कमेंट में बताइएगा, और अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट नंबर 31 से लेके कॉन्सेप्ट नंबर 60 तक की भी एक और इसी प्रकार की वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गिवन बिलो। लव यू गाइस।